हेलो बच्चों, मैं राजीव मिश्रा और आप इस समय जुड़ गए हैं एसएस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से। ठीक है मेरे बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है बच्चों गुरुत्वाकर्षण के बारे में। लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में कोई बात चालू करें उसके पहले हमें ये जान लेना जरूरी है मेरे बच्चों कि ये सौर मंडल क्या है, ये सौर परिवार क्या होता है। ठीक है, तो आए देखते हैं थोड़ा सा सौर परिवार के बारे में, थोड़ा ग्रहों के बारे में, थोड़ा उपग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में। ठीक है, तो ये सब जानकारी लेते हैं। तो मेरे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सोलर सिस्टम, सौर परिवार क्या है। ठीक है, तो पहली बात आती है कि सौर परिवार। ठीक है, यद्यपि कि ये आपके फिजिक्स में बहुत कम पूछा जाता है, बल्कि अगर हम ये कहें कि ये पूछा ही नहीं जाता है तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कैपलर वगैरह के नियम हैं, तो इसको जानना जरूरी है। तो सौर परिवार क्या है बेटा? सूर्य, ग्रह एवं उपग्रह के परिवार को सौर परिवार कहते हैं। के परिवार को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सौर परिवार कहते हैं। सूर्य, ग्रह एवं उपग्रह के परिवार को सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हो सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम, सौर परिवार। ठीक मेरे बच्चों, चलें आगे। अभी बारी आती है इसके बाद कि ये सूर्य क्या है मेरे भैया। सूर्य क्या, व्हाट इज सन? सूर्य क्या है? तो भैया सूर्य एक तारा होता है। ठीक है, यद्यपि कि ये थोड़ा सा बोरिंग है शुरू में ना, ये सब आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा हो। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। अब तारा क्या होते हैं? ठीक है, तारा वे आकाशीय पिंड होते हैं, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो स्थिर रहते हैं, तारा कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो स्थिर होते हैं तारा कहलाते हैं। ठीक है, तो समझते चलिएगा मेरे बच्चों, सूर्य, ग्रह एवं उपग्रह के परिवार को हम सौर परिवार कहते हैं। सूर्य, ग्रह और उपग्रह के परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, वे आकाशीय पिंड जो स्थिर होते हैं तारा कहलाते हैं। इसको आपको समझते चलना है, सुनते चलना है, बहुत ज़्यादा इस पे जोर देने की जरूरत नहीं। अब अगली बारी आती है कि ग्रह क्या है, व्हाट इज़ प्लैनेट, ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह क्या हैं भैया? ठीक है, प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है?
8 है। सन 2006 के पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। 9वां ग्रह जो था यम था, प्लूटो। तो वो चूंकि ग्रहों की मानक श्रेणी में नहीं आता, ग्रहों की जो मानक परिभाषा है उसमें वो खरा नहीं उतरता है, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा करके क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये था कुछ सौर परिवार के बारे में। अभी इसके बारे में और जानना है मुझे, तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि सौर परिवार क्या है। सूर्य ग्रह एवं उपग्रह के परिवार को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य एक प्रकार का तारा है ना, और वे आकाशीय पिंड जो स्थिर होते हैं तारा कहलाते हैं। आप कहेंगे सूर्य स्थिर कहाँ होता है भाई? सूर्य तो पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। बच्चों एक्चुअल में सूर्य स्थिर ही होता है। सूर्य के सापेक्ष ना हम लोग घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हमें ये लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये दिमाग में रखिएगा। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो आइए कुछ और आगे की बात करते हैं। देखिए, हमने कहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। आगे केपलर का नियम भी हम लोग देखेंगे। तो देखें ना, तो सूर्य है ना, ये क्या है भैया? ये सूर्य है, सन, ये सूर्य है, ये सूर्य देवता हैं। इसके चारों ओर ग्रह लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आप कितना वृत्त बनाएंगे? आप इसको ऐसे समझते चलें, ये ठीक है। ये मरकरी है, बुध, इसे बोलते हैं क्या? बुध। ठीक है, ये वीनस है, इसे कहते हैं शुक्र। ये अर्थ है, इसे कहते हैं पृथ्वी, धरती मैया। ये मास है, मास, इसे कहते हैं मंगल। ये जुपिटर है, इसे कहते हैं क्या? बृहस्पति। ये सैटर्न है, इसे बोलते हैं शनि। ये नेपच्यून है, जिसे कहते हैं अरुण, नहीं यूरेनस। ये क्या है? यूरेनस। और ये नेपच्यून है, इसे कहते हैं वरुण। ठीक है, इतना है। इसके पहले यहाँ प्लूटो था, तो प्लूटो को 2006 से पहले लूटो हो गया, मतलब वो भग गया, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आ गया। समझ गए कि नहीं ना? तो सन से ना, ये है ग्रहों का क्रम, ग्रहों का सन से ये क्रम है आपका। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन है? सबसे समीप ग्रह, सबसे समीप ग्रह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे ये शुरू में थोड़ा सा मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ ना, भौतिकी कम पढ़ा रहा हूँ। सबसे समीप ग्रह, सबसे दूर ग्रह, ठीक है ना? तो सबसे समीप ग्रह कौन है मेरे बच्चे? बुध है। सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। सबसे कम समय में चक्कर, सबसे कम समय में परिक्रमा, सबसे कम समय में परिक्रमा कौन लगाएगा? बुध लगाएगा, जो नज़दीक होगा। ठीक है, बुध का परिक्रमण काल इसलिए शायद 88 दिन होता है। सबसे कम समय में परिक्रमा कौन लगाएगा? बुध। सबसे ज़्यादा समय में परिक्रमा कौन लगाता है? सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? जो सबसे दूर है, वरुण। सबसे ठंडा कौन है? सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन है मेरे बच्चे? वरुण। सबसे गर्म ग्रह कौन है? यहाँ थोड़ा सा लड़ाई है। सबसे गर्म ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुध पर
वायुमंडल नहीं है। ठीक है, बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है कि जो ऊष्मा को अवशोषित करे। इसके विपरीत शुक्र पर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं जो ऊष्मा को अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बंद दरवाजे की भांति कार्य करती हैं, जिसके अंदर घुसना तो पॉसिबल है लेकिन निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना गैसें जो होता है वो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है। इसका उच्चतम तापमान कितना है? 461 डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य का उच्चतम तापमान। ठीक है, तो बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध पर वायुमंडल नहीं है ना, जबकि शुक्र पर वायुमंडल है और उसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मेरे बच्चे कि सबसे ठंडा ग्रह हो गया, गर्म ग्रह हो गया, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह, ये एक तरीके का जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा। जितना घुसते जाएंगे उतना ही चीज़ें आती जाएंगी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है ना। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। ठीक है, शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह के चारों ओर गैसों का वलय है। चारों ओर गैसों का वलय है। गैसों का वलय है। बाकी तो जितना पढ़ते जाएं उतना कम है। भोर का तारा, सुबह का तारा ना, ये सब किसको कहा जाता है, ये सब क्या है, तो फिर इस हिसाब से पूरा भूगोल ही पढ़ लेंगे, तो अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। ये सब बातें थोड़ा सा जान लें कि ग्रह क्या है ना, ठंडा कौन है, गर्म कौन है, छोटा कौन है, कोई पूछे तो बताने के लिए, समीप कौन है, दूर कौन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें कुछ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक में हम लोगों ने देखा मेरे बच्चों कि सौर परिवार क्या होता है। ठीक है, सूर्य क्या है, तारा क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। ग्रह कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, ग्रह कितने हैं? 8 हैं। 9 ग्रह थे। 2006 के पहले प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि वो ग्रहों की मानक अवस्थाओं को पूरा नहीं करता था। ठीक है, ये सब आप भी जानते होंगे ना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन ने उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। ठीक, अब बारी आती है कि उपग्रह क्या होते हैं। क्या मेरे बच्चों? उपग्रह। थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लिया जाए जल्दी से ना, बहुत हो गई ज्योग्राफी। तो उपग्रह थोड़ा सा ध्यान रखें, उपग्रह क्या है ना। उपग्रह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अगला टॉपिक जो है गुरुत्वाकर्षण पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण पार्ट सेकंड में जो आने वाला है मेरे बच्चे, उसमें क्या आएगा? उपग्रह से ही रिलेटेड चीज़ें आएंगी। पहले चैप्टर में ग्रहों से रिलेटेड चीज़ें हैं, दूसरे चैप्टर में उपग्रह से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, आप में से सब जानता है कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं मेरे बच्चों? वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं। थोड़ा सा मैं बोर कर रहा होऊंगा। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह होते हैं। ठीक मेरे बच्चों, यहाँ थोड़ी सी बात और आगे देखते हैं। ये जो उपग्रह होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे? उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह
और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, एक प्राकृतिक उपग्रह है जो प्रकृति ने हमको दिया है, और एक कृत्रिम उपग्रह है जो मानव निर्मित होता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह कौन है? जैसे आर्यभट्ट ना, भास्कर ना, इनसेट 1B 2B 1A ना, ये सब। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह जिसे बोलते हैं, भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में खूब पढ़ेंगे। और एक होता है ध्रुवी उपग्रह। ठीक है, तो मेरे बच्चों, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह फिर दो प्रकार के, एक भू स्थिर उपग्रह, एक ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह जैसा कि लग रहा है ना। अब चलिए ये उपग्रह के बारे में अगले चैप्टर में उपग्रहों की गति खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। प्राकृतिक उपग्रह देख लें। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन होता है मेरे बच्चे? चंद्रमा है। एक ठो है, इकलौता चंदा मामा एक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक है। मंगल के कितने हैं? दो हैं। मंगल के दो उपग्रह हैं। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं और सर्वाधिक इन्हीं के हैं। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। शनि के 31 उपग्रह हैं। शनि के 31 उपग्रह हैं। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। ऐसे पढ़ते जाएंगे तो बहुत बातें आती जाएंगी। और नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं नेपच्यून के मेरे बच्चे? 13 उपग्रह हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। हाँ, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। तो उपग्रह बहुत काम की चीज़ है। ये भू स्थिर उपग्रह से हमें दूर संचार प्रणाली, इसका उपयोग संचार चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, संचार से रिलेटेड चीज़ों को ना, संचार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। और ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग मौसम की जानकारी को प्राप्त करने में किया जाता है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा ये थोड़ा सौर परिवार के बारे में हम लोग जान रहे थे अभी तक हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। अब आगे आइए हम थोड़ा सा फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित कैप्लर का नियम। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था थोड़ा सा ना, इसीलिए इसको पढ़ाया गया आपको ना। बार बार हम ग्रह की बात करते, बार बार उपग्रह की बात करते तो आप समझ कम पाते। तो चलिए, एक टॉपिक आपका ये लगभग थोड़ा सा लॉस हुआ, ये कहें कि थोड़ा सा हम लोग आज ये सब देखते रह गए। लेकिन अब इसमें स्टार्ट करते हैं कैप्लर का नियम। ठीक है मेरे बच्चों, हमने आपको सौर परिवार बताया, हमने आपको ग्रह बताया, हमने उपग्रह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ग्रहों की गति से संबंधित कैप्लर का नियम। ठीक है, ग्रहों की गति से संबंधित कैप्लर का नियम। ग्रहों की गति से संबंधित हम कैप्लर के नियम को देखें, उसके पहले एक चीज़ के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा, दीर्घवृत्त। किसके बारे में मेरे भैया? दीर्घवृत्त, इलिप्स के बारे में। ठीक है, इलिप्स के बारे में जिक्र करना चाहेंगे कि ये दीर्घवृत्त क्या होता है।
देखें ये दीर्घ वृत्त है, ये क्या है, दीर्घ वृत्त है, ठीक है, अंडाकार है ये इसकी क्या है मेरे बच्चे, ये इसकी दीर्घ अक्ष है, क्या है, दीर्घ अक्ष है, और ये इसकी क्या है, लघु अक्ष है, ठीक है। ये दीर्घ अक्ष है, ए और ए टोटल कितना 2a, और b और b ये कितना 2b, ठीक है। तो ये दीर्घ वृत्त है, ठीक है, इसका दीर्घ अक्ष 2a होता है, लघु अक्ष 2b होता है, और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरे बच्चों वो होता है पाई ए बी। ये दिमाग में रखेंगे कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी, ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में आप रखेंगे कि दीर्घ वृत्त क्या होता है। दीर्घ वृत्त में 2 अक्ष होती है, एक दीर्घ अक्ष होता है 2a, एक लघु अक्ष होता है 2b, और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रहों के गति से संबंधित कैप्लर का नियम। तो मेरे बच्चों ग्रहों की गति से संबंधित एक वैज्ञानिक थे कैप्लर, उन्होंने 3 नियम दिया है। ग्रहों के गति से संबंधित कैप्लर के 3 नियम हैं, ठीक है। तो ग्रहों की गति से संबंधित, ग्रहों की गति से संबंधित कैप्लर का नियम, किसका नियम, कैप्लर का नियम। तो पहला नियम है प्रथम नियम। कई नियम हैं, 3 नियम, ठीक है। पहला नियम क्या है, प्रथम नियम। देखें प्रथम नियम क्या है, इसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं, कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं, इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। किसका नियम, कक्षाओं का नियम। आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। इसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। ये क्या है, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके अनुसार, ठीक है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। ये सन है, ये फोकस पर स्थित है, और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इसको थोड़ा अच्छे से दीर्घ वृत्त बना लीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। ये कौन सा नियम है, कैप्लर का प्रथम नियम है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। आए देखें कैप्लर का द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम, कैप्लर का द्वितीय नियम, ठीक है, ठीक है। कैप्लर का द्वितीय नियम क्या होता है बेटा, ये क्षेत्रफली चाल का नियम है, या क्षेत्रफलों का नियम है। इसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ये क्या है, ठीक है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है। मान लीजिए ग्रह है, यहाँ भी ग्रह है, यहाँ भी ग्रह हैं, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। यानी समान समय में समान दूरी क्या हो गई, चाल। तो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, यानी क्या हो गई, क्षेत्रफली चाल। यानी प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत होती है, ठीक है। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत होती है ना, ठीक है। तो ये दूसरा नियम था क्षेत्रफल का नियम। क्या है
किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अतः ग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत होती है। तो द्वितीय नियम को क्षेत्रफली चाल का नियम भी बोलते हैं और प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं। अब बारी आती है तृतीय नियम की। किसकी? तृतीय नियम की। तृतीय नियम क्या है? ठीक है, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग। ठीक है, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, इसके चारों ओर ऐसे ना, चारों ओर परिक्रमण काल, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल ना। ठीक है, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उस दीर्घवृत्त के ना, ये अर्ध दीर्घअक्ष, ये दीर्घवृत्त है, तो ये दीर्घवृत्त क्या है मेरे बच्चे? ये 2a है दीर्घअक्ष, और ये लघु अक्ष 2b है, तो अर्ध दीर्घअक्ष। अर्ध दीर्घअक्ष कितना हो गया? a। ये 2a है तो अर्ध दीर्घअक्ष कितना हो गया? a के तृतीय घात के समानुपाती होती है, अर्थात t² अनुक्रमानुपाती a³ या t² बराबर ka³ जहाँ k एक नियतांक है। ठीक है, जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है। तो इतनी बात कुछ समझ में आई होगी। केपलर का ग्रहों की गति से संबंधित नियम, केपलर का ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम है। पहला नियम है कक्षाओं का नियम। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, दूसरा नियम है क्षेत्रफली चाल का नियम। वो क्या है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अतः ग्रहों की क्षेत्रफली चाल नियत होती है। ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, टाइम पीरियड ना, का वर्ग कैपिटल T से लिखते हैं, उस दीर्घवृत्त के ना, उस दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घअक्ष, दीर्घवृत्त का दीर्घअक्ष कितना है? 2a, अर्ध दीर्घअक्ष कितना हुआ? a के तृतीय घात के समानुपाती होती है, अर्थात t² समानुपाती a³ या t² बराबर ka³। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। या इसी को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों ना, इसी केपलर के तृतीय नियम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T1/T2 = A1/A2, इसका भी होल स्क्वायर लगा दें, इसका भी होल क्यूब लगा दें, एक ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे देख रहे हैं, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मेरे बच्चों, आज हमने आपको बताया कि सूर्य क्या है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, और ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। ठीक है ना। तो आए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखें, सूर्य से ग्रहों की दूरियों का क्रम 10 की घात। ठीक है, देखें क्वेश्चन, सूर्य से ग्रहों की दूरियों का क्रम क्रमशः 10 की घात 13 एवं 10 की घात 12 मीटर है। तो
इन ग्रहों के तो इन ग्रहों के परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा। इन ग्रहों के परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा। तो देखें कैसे लाएंगे ना, दूरियों का क्रम दिया है ना, तो जो हमारा फार्मूला था बेटा T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1/A2 का होल क्यूब, ये हो सकता है ना तृतीय नियम से ना। इसको हम T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब भी कर सकते हैं। ठीक है, R1 दूरी से रिलेटेड है, वो अर्धदीर्घाक्ष था, तो ये दूरी ही तो हुई एक हिसाब से ना। तो यहाँ दूरियों का क्रम दिया गया है। पहली दूरी है 10 की घात 13, दूसरी दूरी है 10 की घात 12। तो अब परिक्रमण कालों का अनुपात है तो T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2 का होल क्यूब। तो T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 13 अपॉन 10 टू द पावर 12, ये हो जाएगा मेरे बच्चे T1/T2 ना, इसका होल क्यूब, तो ये 10 की घात 3 आ जाएगा ना, और इसका होल स्क्वायर ऐसे ही लगा रहने दें, या T1/T2 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 की होल पावर 1/2, ये जब उधर चला जाएगा और ये 1000 हो गया ना, तो ये 1000 की पावर हाफ, और 1000 को क्या लिख सकते हो 100 इंटू 10 की पावर हाफ, और 100 का आ जाएगा 10√10 ना। तो T1/T2 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया T1/T2 इक्वल टू 10√10/1। ठीक है ना बेटा। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछे कि इनकी चालों का अनुपात क्या होगा ना, तो इन ग्रहों के परिक्रमण कालों का अनुपात पूछ रहा था, तथा इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो इन ग्रहों के परिक्रमण काल का तो हमने निकाल ही लिया था, इन ग्रहों के चालों का अनुपात क्या होगा ना, चालों का अनुपात क्या होगा, चालों का अनुपात क्या होगा अगर आपसे पूछे। ठीक है, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं ना कि ग्रह क्या करता है, सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये माना गया। तो मेरे भैया अगर वृत्ताकार कक्षा में ग्रह चक्कर लगा रहा है ना, ऐसे ऐसे सूर्य के चारों ओर, तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितना होती है मेरे बच्चों 2πr होती है। एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होगी 2πr होगी। ठीक है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी इतना है, और एक चक्कर में लगा समय कितना है t है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय 2πr/t। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं। ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो दूरी कितनी हो गई 2πr, परिक्रमण काल कितना है t है, तो b बराबर 2πr/t। तो यहाँ पर अगर हम अभी इसके ऊपर हमने निकाला था T1/T2 इक्वल टू 10√10/1, ये निकाला था अभी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, अगर यहाँ पर हम V1/V2 की वैल्यू लाएं, V1 की वैल्यू लाएंगे तो कितना होगा 2πr1/T1। ठीक है,
और V2 की वैल्यू लाएंगे तो ये होगा मेरे बच्चे 2 पाई R2/T2। तो V1 अपान V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई R1/T1 इंटू, जब 4 स्टेप होता है तो एक पलट जाया करता है, ये हो जाएगा T2/2 पाई R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, V1/V2 इक्वल टू आ गया मेरे भैया R1/R2 और T2/T1। ठीक है, R1/R2, R1 की वैल्यू कितना है 10⁻13, R2 की वैल्यू कितना है 10⁻12, T2 की वैल्यू कितना है ना, तो T1/T2 की वैल्यू इतना है, तो T2/T1 की वैल्यू 1/10√10 हो जाएगा मेरे बच्चे। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना ना, उधर ना दिखाई दे, ये तो बात समझ में आई। तो ये कितना आ जाएगा 10 × 1/10√10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो V1:V2 कितना आ जाएगा 1/√10। V1 अनुपाते V2 आ जाएगा 1/√10। ठीक है, तो चालों का अनुपात कितना आ गया 1/√10। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको ना आया हो तो आप बताएं ना ये चाल आई कहाँ से, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी 2 पाई r हो जाएगी, समय t हो जाएगा, तो इससे निकाल लिया, यहाँ रख दिया V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और सॉल्व कर लिया। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक, तो इसको लगाने का प्रयास करिएगा, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपके बुक में होंगे ना, उनको प्रयास करिएगा लगाने का। नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे थोड़ा सा चैप्टर को ले चलेंगे, आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताएंगे, आपको न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताएंगे ना, स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन बताएंगे और इसका डेरिवेशन कराएंगे कैपलर के नियम का। ठीक है, कैपलर के नियम का डेरिवेशन वो सब बताने के बाद कराएंगे, थोड़ा आप और मैच्योर हो जाएं, अभी आप नए नए आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में ना, ढेर सारे कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आप इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।